ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए पिछले साल आपका जो है 2022 और 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और ये दोस्तों लगभग 10 दिन तक चला था, जिसमें 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो उन सभी शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रकाश चैप्टर से, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये क्लास 10th का आपका एक चैप्टर भी है, 10th में शायद 10th चैप्टर है, ये आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा। उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, उनके क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक आपका दिया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक ना, तो प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई फोटोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात वैक्यूम में प्रकाश लाइट की स्पीड कितनी होती है। अब निर्वात का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा स्थान जहां पर हवा भी मौजूद ना हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, ये होती है 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में प्रकाश की जो चाल है ये ऑप्शन में जो है ना किलोमीटर में, कई बार मीटर में दे रखा होता है, तो दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की स्पीड अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा और मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तब क्या होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, 3 से 10⁸ में गुना कर दीजिए। अब देखिए 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ और 2 जीरो है, तो उसको आप मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद जीरो का, तो आप क्या कीजिए 3 गुने में 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों 10⁸ है ना, तो इसका मतलब ये है कि 1 के साथ 8 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, 10⁸ है तो इसका मतलब इसके साथ 1 के साथ 8 जीरो है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 जीरो यहाँ लगा दिया, 4 जीरो यहाँ लगा देते हैं। अब देखते हैं कितना होता है मीटर पर सेकंड में। हम देखते हैं निर्वात में प्रकाश की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना है, उसके बाद किलोमीटर में फाइंड कर लेंगे 1000 से भाग देके, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक ना, तो पहले हम मीटर पर सेकंड फाइंड करते हैं। इकाई दहाई इसको गुना करेंगे आप, तो कितना हुआ, 3 के साथ आप 8 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में दोस्तों 30 करोड़ होता है। मतलब कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की स्पीड है। और अगर किलोमीटर पर सेकंड पूछा जाए तो क्या कीजिए आप, देखिए 1000 से भाग कर दीजिए। तो जब आप 1000 से भाग करेंगे, ठीक है ना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना डायरेक्ट। तो आप क्या कीजिए, देखिए अब कैलकुलेट कर लीजिए किलोमीटर पर सेकंड में कितना स्पीड है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो ऐसे 30 करोड़, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ठीक ना, मीटर में। और ऐसे अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 लाख, ठीक ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रकाश स्रोत है क्या है। तो जैव प्रकाश स्रोत है दोस्तों ये जुगनू। ठीक ना, ये जुगनू जो है ये जैव प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत है। निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको दोस्तों परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी तो आप आंसर बता पाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन का क्या मतलब होता है। ठीक ना, परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों प्रकाश जो है ना, इस तरीके से प्रकाश के, मान लीजिए ये सतह है, ठीक ना, ये एक अपारदर्शी सतह है जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक ना, पत्थर जो है उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक ना, जैसे कांच हो गया, अपारदर्शी कांच हो गया, मिरर हो गया, उससे रिफ्लेक्ट होगा। तो एक सतह है और इस साइड से दोस्तों प्रकाश आ रही है। तो परावर्तन में क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि प्रकाश उस सतह से टकराने के बाद वापस जो है ना एक अलग
एंगल बनाते हुए वो लौट जाती है, मतलब कि वो उसमें प्रवेश होकर जो है ना आगे की उससे आर पार प्रकाश नहीं जाती है। परावर्तन में आर पार नहीं जाती है, ये वापस लौट जाती है। और इसी परिघटना के कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक ना, ये परावर्तन के कारण ही हम देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों अपवर्तन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, कि उस माध्यम में जो है ना प्रकाश जो है अलग स्पीड से उस माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इसे कहते हैं हम अपवर्तन। जैसे मान लीजिए दोस्तों, विरल माध्यम, मान लीजिए हवा से जो है प्रकाश किसी सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है ये माध्यम के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल जिस स्पीड से है उस स्पीड से कांच में नहीं होती, बदल जाती है। तो जब स्पीड बदलेगी तो उसका दिशा भी तो चेंज हो ही जाएगा ना, क्योंकि उस स्पीड से जो लाइट है वो गति नहीं करेगा, तो माध्यम चेंज होने से उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगा। तो यही है कि प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। लेकिन अपवर्तन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो उस माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेकिन परावर्तन में क्या होता है, इस साइड से आया तो उस साइड से वो वापस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, प्रीवियस क्लास में मैंने करवाए हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त ये सभी जो घटनाएं हैं ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ की पॉलिश की जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Ag जो है ये किसका संकेतक है, ये दोस्तों चांदी का संकेतक है, और Na निकेल का। तो चांदी और निकेल का जो है उस पर कह सकते हो पॉलिश परत चढ़ाई जाती है, ठीक ना, किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दर्पण का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण का, ठीक ना, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का। क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का? क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण क्या है ना, ये छोटी वस्तुओं को जो है ना काफी बड़े आकार में दिखाता है, ठीक है, इसलिए। और एंडोस्कोपी का मतलब होता है दोस्तों हमारे शरीर की आंतरिक भागों की जांच की जाती है इसके अंतर्गत। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, मतलब कि किसी लेंस की क्षमता अगर हमें पावर फाइंड करना है तो उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है? तो एक फॉर्मूला दोस्तों मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू 1/f। P किसको डिनोट करता है? पावर को, लेंस की क्षमता को, और 1/f फोकस दूरी को। तो किसी लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं? डायऑप्टर में मापते हैं, ठीक ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये भी होता है दोस्तों, और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक ना। अब देखिए 1/f जो है लेंस की क्षमता को डिनोट करता है, और देखिए 1/v जो है ना, ये दोस्तों इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ये जो है इमेज के डिस्टेंस को जो है यहाँ पर डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, u जो है ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए होंगे, ठीक ना, क्लास 10 में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आगे करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस व अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए क्रमशः चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है ना तो फोकस दूरी पूछा गया और ना ही क्षमता पूछा गया है। तो देखो गाइस, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। यहाँ पर हो सकता है ये पूछा गया हो कि उत्तल लेंस की क्षमता और उसका जो है फोकस दूरी फाइंड करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अवतल लेंस के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ठीक ना, उत्तल लेंस की दोस्तों फोकस दूरी और क्षमता दोनों दोस्तों धनात्मक होता है। बस ये आप लोग याद कर लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है, ठीक ना, दोनों ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले उत्तल लेंस का बताना है तो प्लस में आएगा, और अवतल लेंस का माइनस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या पूछा गया है, जरा दृष्टि दोष। अब दोस्तों जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं ना, उन्हें दोस्तों दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष भी हो जाता है, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? याद कीजिए, देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए।
और दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। और जो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया से जो पीड़ित होते हैं उन्हें दोनों प्रकार के दृष्टि रोग हो जाते हैं, मतलब निकट भी और दीर्घ भी। तो यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको जो है मैच करना है इनमें से। तो देखो गाइस, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और इसका निवारण अवतल लेंस से होता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो है हम दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका निवारण उत्तल लेंस से होता है। और एस्टाग्मेटिज्म जो है ये जो है हमारे आंख से ही रिलेटेड जो है दृष्टि रोग है, ठीक ना। ये इसका निवारण जो है बेलनाकार लेंस से होता है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट इन दोनों ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर वर्ण विक्षेपण होगा या स्पेक्ट्रम होगा। तो देखो गाइस, जब इंद्रधनुष बनता है ना, आसमान में जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें सेम ही परिघटना होता है। जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश की जो लाइट होती है ये दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किस वजह से होता है? तो प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के कारण, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वहां पर इंद्रधनुष में जो परिघटना होती है आसमान में, वो वाली क्या है, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरती है और 7 रंगों में विभक्त होती है तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों जगह अलग अलग नाम होता है, ठीक ना, समझिएगा आप लोग, लेकिन होता एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, लाल, हरा और नीला जो है ना, ये जो है तीनों प्राथमिक रंग के अंतर्गत, प्राथमिक रंग के समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का सर्वाधिक व न्यूनतम मान क्रमशः है, किसका है? देखिए दोस्तों, ये लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, ये सबसे अधिक होता है। लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे अधिक होता है, या फिर कह सकते हैं इसका मान भी सबसे अधिक होता है। और दोस्तों वैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ, ये सबसे कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, ठीक ना, जहां पर प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो विचलित होकर जो है ना दिशा बदलता है, लेकिन वो पार हो जाता है, ठीक ना। तो अपवर्तन का उदाहरण है कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, ठीक ना। ये सभी, पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ये भी रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। सूर्य का उदय व अस्त के समय क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत देना, ये भी जो है अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सूर्य के पृष्ठ सरफेस का ताप कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 6800 केल्विन, ठीक ना। और ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, याद कर लीजिएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में, उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। मतलब यहां पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक ना। जल में होती है, उससे कम कांच में होती है, फिर उससे कम हीरा में होता है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा ठोस हो जाता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर ध्वनि की चाल की बात करें तो उल्टा होता है। ध्वनि निर्वात में शून्य होता है, सुन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए उसको माध्यम की जरूरत है, ठीक ना। तो ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, मेटल में होता है। उसके बाद किस में होता है? तो उसके बाद दोस्तों किस में होता है? जल में होता है। उसके बाद निर्वात में होता है। मतलब ध्वनि उल्टा होता है इसके स्पीड की अगर देखा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब इमेज प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना का एंगल होना चाहिए? सही आंसर होगा दोस्तों 90 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला होने का क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों रमन प्रभाव, ठीक ना। और भारत के ही एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक ना, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन प्रभाव की भी इन्होंने खोज की थी।
ठीक ना, वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दीर्घ दृष्टि दोष का अर्थ क्या है, हिंदी में पूछा गया है। तो दूरदृष्टि दोष ही होता है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 तो रह ही गया है, ये तो हमने किया नहीं है। देखिए क्या पूछा गया है, चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से ही जानकारी पा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य तरंगों की वजह से जो है वो दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब दोस्तों पराश्रव्य तरंगे क्या होते हैं, अपश्रव्य तरंगे क्या होते हैं और श्रव्य तरंगे क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप श्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती है ये पढ़िए। देखिए दोस्तों, श्रव्य ध्वनि तरंगों को हम ऑडिएबल वेव्स कहते हैं और इसे जो है ना मनुष्य सुन सकता है। अब दोस्तों किसी भी ध्वनि तरंगों को मापने के लिए जो है ना हम हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। जैसे आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो हर्ट्ज होता है, जिसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है। यह श्रव्य ऑडिएबल वेव्स होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अवश्रव्य तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में इंफ्रासोनिक्स वेव्स कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक ना। और मनुष्य इससे सुन नहीं सकता, हाथी इन तरंगों को सुन सकता है। देखिए अब आता है दोस्तों प्राश्रव्य तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक्स वेव्स कहते हैं। और ये दोस्तों 20,000, ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवर्ती वाली फ्रिक्वेंसी वाली तरंगों को हम प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इसे दोस्तों डॉग एंड चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकता है, ठीक ना। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये पढ़ लीजिएगा, और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन डी होगा प्राश्रव्य ध्वनि या तरंगे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, चमगादड़ कितने आवर्ती तक की प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। अब दोस्तों प्राश्रव्य तरंगे कितने आवर्ती तक के होते हैं, कितने हर्ट्ज तक के होते हैं, तो अभी मैंने आपको शो किया है दोस्तों। प्राश्रव्य तरंगों की जो आवर्ती होती है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि तरंगों को हम प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 से ऊपर वाली ध्वनि तरंगों को हम प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक ना। और कितने 20,000 से ऊपर का मतलब ये है कि वो 1 लाख तक भी हो सकता है, 20,000 से ऊपर। तो देखिए ये ना तो ये होगा और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज नहीं दे रखा है, उन्होंने क्या डायरेक्ट लिख दिया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख आवर्ती तक लिख दिया उन्होंने। तो बात वही है, अधिकतम कितना भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट बता पाएंगे जिनको पता होगा कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप निकट दृष्टि दोष का मतलब समझिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में हम निकट स्थित कोई वस्तु होती है उसे हम क्लियर देख पाते हैं, ठीक ना, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बी होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है दूर दृष्टि दोष में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 में क्या पूछा गया, देखिए इसमें आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण किससे होता है, तो इसका निवारण अवतल लेंस से होता है। दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस से होता है, और जरा दृष्टि दोष में दोनों ही दोष हो जाता है, तो इससे द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अबिंदुकता को जो है हम यहाँ पर बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है ना, यहाँ पर वह कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष कैसे बनता है। दोस्तों इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, तथा वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसकी वजह से बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब इमेज देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो आप क्या करना है ना, आपको 1/2 उसका आधा कर देना है, 1/2, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 0.75 आधा कर देना है, वही होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, दांतों के डॉक्टर का दर्पण कौन सा है। दांतों की जांच के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण
छोटी वस्तुओं का बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रकाश तरंग के रूप में। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और